प्रधानमंत्री मोदी के सामने शायद कोई अलग रास्ता नहीं जिसमें वो चीन चले गए। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। भारत के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों में क्या प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो चले हैं? जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट लें, उनका प्रोटोकॉल होता है? 1 महीने 2 महीने पहले तक चीन को लेकर जो स्थिति भारत के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के बाद थी, वह एक झटके में कैसे बदल गई, यह एक सवाल है। क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? अमेरिका अपने तरफ से फोल्डर बंद कर चुका है और चीन के साथ सहमति बन पड़ी तो चीन का जो माल और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसने जो कमाल किया हुआ है, वो भारत के बाजार में चाहे तो एग्रीकल्चर का माल भी एक झटके में डंप कर सकता है। इस बार जब एससीओ की बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बैठक ये मानी जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, इसमें भारत के विदेश मंत्री की मौजूदगी नहीं है। इससे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल भी जा चुके हैं, लेकिन वो जरूर बैठे हैं साथ में, और विदेश सचिव की मौजूदगी है। विस्तार के साथ एससीओ की बैठक एससीओ प्लस के साथ हो रही है। उसमें अगर दुनिया भर के देशों की कतार को आप समझे तो एक सवाल यह भी होगा कि एससीओ की अगुवाई भी चीन करता है, ब्रिक्स की अगुवाई भी चीन करता है। एससीओ में पाकिस्तान भी है, ब्रिक्स में पाकिस्तान नहीं आ पाया है। चीन के राष्ट्रपति ने जब दुनिया के पुराने 2 संस्कृतियों का जिक्र किया, 2 पुराने सिविलाइजेशन का जिक्र किया, तो उसमें एक भारत और एक चीन था। एक सिंधु नदी के किनारे, एक पीली नदी के किनारे। यह चौथा हिस्सा था। 5वां हिस्सा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मौजूदा वक्त में भारत के भीतर कॉरपोरेट का जो प्रभाव है वो एक झटके में डॉलर से छीना नहीं जा सकता है, अमेरिका से दरकिनार किया नहीं जा सकता है। तो फिर प्रधानमंत्री इसीलिए कहते हैं पैसा किसी भी शक्ल में आए, वो व्हाइट हो या ब्लैक हो, चलेगा। लगातार कॉमर्स मिनिस्ट्री और इस देश के भीतर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखने वाले लोग हैं, वो बातचीत अमेरिका से करना चाह रहे हैं, कॉरपोरेट को फुसला रहे हैं, सहला रहे हैं। अमेरिका अपने तरफ से फोल्डर बंद कर चुका है और यह मैसेज उसका बहुत साफ है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं उसमें अमेरिका को भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यह तीसरी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज की है। हम सिर्फ 2 स्थिति का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रंप के साथ खुले तौर पर नहीं, फॉक्स न्यूज खुले तौर पर ट्रंप के साथ रहा है, लेकिन पहली बार अमेरिका को लेकर सुर दोनों परिस्थितियों में भारत को निशाने पर लेते हुए उसके कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका का मीडिया खड़ा कर रहा है। वो मैसेज बहुत साफ है कि चीन इस दौर में सबसे शक्तिशाली होकर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो पूरी फिलॉसफी अमेरिका और रूस के बीच बनी रही, उसमें चीन की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसी स्थिति चीन के जरिए उभर रही है जहां पर सवाल तेल का हो, गैस का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, ग्रीन एनर्जी का हो, डिजिटल इकोनॉमी का हो, सब कुछ चीन संभालने की स्थिति में आ रहा है। भारत के भीतर रोजगार का संकट है, वो रोजगार देने की सहमति बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन अगला सवाल यह भी है, भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत के भीतर अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, ये दोनों संकट खुले तौर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का शी जिनपिंग से हाथ मिलाना, दोनों के प्रतिनिधिमंडल का आमने सामने बैठना, और आपने ध्यान दिया प्रतिनिधिमंडल में जयशंकर नहीं है, जो चीन के जानकार हैं, चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं, जिसका जिक्र हमने इससे पहले किया। अंबानी का जो अपना थिंक टैंक चलता है इस देश के भीतर में, जिसमें अमेरिका में जयशंकर के बेटे भी देखते हैं, क्या भारत के बारे में तमाम जानकारी उस थिंक टैंक के जरिए अमेरिका तक पहुंची, और यह परिस्थिति बड़ी होती चली गई कि भारत के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों में क्या प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो चले हैं? बीजेपी और संघ के भीतर के जो सवाल हैं उसके जरिए और कमजोर हो रहे हैं, कॉरपोरेट ना रहे तो और कमजोर हो जाएंगे। जो सवाल राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन उठा रहा है वो भारत की डेमोक्रेसी को लेकर सवाल है, तो क्या इसमें अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है? बहुत सारे सवाल हैं इस दौर के भीतर में, जो कॉरपोरेट थिंक टैंक और करेंसी और उसके बाद कॉरपोरेट के प्रॉफिट के साथ इस देश की इकोनॉमी को प्रभावित करने के लिए भी है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी के सामने शायद कोई अलग रास्ता नहीं जिसमें वो चीन चले गए। लेकिन अमेरिका के सामने 2 तरह की चुनौती है। पहली चुनौती भारत का बाजार और भारत के साथ खड़ा होना, क्योंकि साउथ ग्लोबल के भीतर उसकी पहुंच पकड़ भारत के साथ ही हो सकती है, जो उसे लग रहा है खिसक चुकी है।
और खिसकने की वजह उसे यह लग रहा है, वहां के अखबारों के जरिए रिपोर्ट को समझे तो भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अपने रुख को एक झटके में बदल लिया। इस एससीओ की बैठक के भीतर का सच अमेरिका और इंडिया के बीच तनाव चीन के लिए एक अवसर है। मध्य एशिया के 20 से ज्यादा नेताओं की मौजूदगी है। बीजिंग 3 सितंबर को बकायदा अपने मिसाइल और युद्धक विमानों की सैन्य परेड निकालेगा और जो 22 देश इस वक्त एससीओ में मौजूद है उसमें से 18 देश के राष्ट्राध्यक्ष की मौजूदगी वहां पर उस वक्त होगी। भारत की हालांकि नहीं होगी। परिवर्तन की दिशा में, जिसमें अमेरिका का दबदबा ना रहे, उसको खत्म करने की दिशा में यह पूरा तालमेल बैठाया गया है। और ध्यान यह भी देना होगा कि इस बैठक के भीतर कौन है। 2001 में एससीओ बना था, उस वक्त चीन था, रूस था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था। 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़े, उसके बाद ईरान और बेलारूस जुड़े, यानी 10 देश हो गए। इस बैठक को इसलिए एससीओ प्लस कहा जा रहा है क्योंकि इसमें पर्यवेक्षक देश के तौर पर अजरबैजान है, आर्मेनिया है, कंबोडिया है, तुर्की है, मिस्र है और भारत के पड़ोसी मालदीव, नेपाल, म्यांमार यह भी मौजूद है। और अतिथि देश के तौर पर इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, इन देशों की भी मौजूदगी है, यानी कुल 22 देश शामिल हैं। इसमें से 18 कंट्री शामिल होंगी 3 सितंबर को, जब अपने हथियारों का प्रदर्शन बीजिंग में सैन्य परेड के जरिए किया जाएगा। और आसानी से समझे तो दुनिया की आधी आबादी एससीओ के साथ है। 25% भूभाग एससीओ के भीतर है, 25% जीडीपी एससीओ के साथ है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ एससीओ, दूसरी तरफ ब्रिक्स से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो पाने की स्थिति में नहीं, क्योंकि 9 देश जो एससीओ के भीतर भी हैं वो ब्रिक्स के भीतर भी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीनी डिप्लोमेट्स और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस दौर में एससीओ को दुनिया की सबसे अहम बैठक के तौर पर बनाने में लगी है। अमेरिका के सामने केंद्र में चीन खड़ा है, तो चीनी डिप्लोमेट्स और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को समझ चुकी है। बिल्कुल नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। वैश्विक गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस का जो जिक्र है उसको और बेहतर बनाना होगा, जो कि ट्रंप के बाद परिस्थिति नाजुक हो गई। और एससीओ की इन सब में इतनी व्यापक भूमिका होगी, वो सुरक्षा का सवाल हो, वो इकोनॉमी का सवाल हो और आपसी संबंध का सवाल हो, वो मायने रखेंगे। और इन सब के बीच जो आखिरी सवाल भारत के भीतर बार बार इस बात को लेकर निकलता है कि चीन तो हमारी जमीन पर आ जाता है, तो चीन की अपनी नेबरहुड डिप्लोमेसी एससीओ को प्राथमिकता देने की है। ये मैसेज वो कन्वे कर रहे हैं कि अब सवाल ब्रिक्स से आगे एससीओ का है, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदगी भी है। ब्रिक्स में पाकिस्तान की मौजूदगी नहीं है। और नेबरहुड डिप्लोमेसी अगर एससीओ के मुताबिक चलेगी तो क्या चीन से करीबी होने में पाकिस्तान की जगह भारत ले लेगा? क्या इस स्थिति में परिस्थिति आकर खड़ी हो चुकी है? ये सारे सवाल हैं। लेकिन शायद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आजादी के बाद भारत की बदलती हुई डिप्लोमेसी में यह बिल्कुल एक नया पार्ट है, जिसमें भारत की अपनी राजनीतिक सत्ता, भारत के अपने कॉरपोरेट, भारत के अपने किसान, भारत की अपनी इकोनॉमी और भारत की अपनी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध, सब कुछ या तो दांव पर है या एक नई बिसात को बिछा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।